सुनिएगा, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है धातु एवं अधातु, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसको मतलब डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर जो बनाया जाता है, इसका मतलब किस गुणधर्म के कारण ऐसा होता है? अघातवर्धता के कारण। ठीक है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को अघातवर्धनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो धातु के जो पतले तार के रूप में मतलब खींचने की जो क्षमता होती है, ये इसके किस गुण के कारण होता है? तन्यता। ठीक है, तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है तन्यता नामक गुण के कारण होता है। बताएगा तो ये सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा हो जाएगा आपको? सोना। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना हो जाएगा। बताएगा था 1 ग्राम सोने से लगभग कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बताएगा तो धातु जो होता है उष्मा के सुचालक होता है या कुचालक होता है? उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु उष्मा का सुचालक होता है। बताइएगा तो 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ये चांदी और तांबा। ठीक है, चांदी और तांबा हो जाएगा। बताइएगा तो सबसे मतलब ज्यादा कुचालक बताइएगा धातु जैसे सबसे ज्यादा कुचालक धातु। हाँ, एगो शीशा। एक हो जाएगा। ठीक है, लेड हो जाएगा, एक मरकरी हो जाएगा, पारा और शीशा हो जाएगा। ठीक, कुचालक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ये जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, बताइए किस धातु को छोड़कर सारी धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? ये पारा हो जाएगा। ठीक है, ये पारा हो जाएगा, पारा धातु को छोड़कर। बताइएगा तो पारा का परमाणु संख्या बताइएगा? 80। ठीक है, पारा अर्थात मरकरी का परमाणु संख्या आपको 80 हो जाएगा। बताइएगा तो कहे कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन 2 ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, और यदि आप इसे अपने हथेली पर रखेंगे, ठीक है ना, तो ये स्वतः पिघलने लगेगी। सोडियम और गैलियम और सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम धातु है जिसको यदि आप अपने हथेली पर रखिएगा तो ये धातु क्या होगा? पिघलने लगेगा। बताइएगा तो स्वतः पिघलने लगेगा। बताइएगा गैलियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? गैलियम का 31 हो जाएगा। बताइएगा तो सीजियम की परमाणु संख्या? सीजियम का 55 हो जाएगा। बताइएगा तो उस अधातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन की परमाणु संख्या बता दीजिएगा। ठीक है, आयोडीन का 53 हो जाएगा। बताइएगा कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, इसके प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप। ठीक है, अपर रूप कहते हैं। बताइएगा तो ये हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। सही है। बताइएगा तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सही है। बताइएगा तो कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है? कार्बन का ये ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आपको कह रहा कि क्षारीय मतलब 3 मतलब एनसीईआरटी में जो दिया है 3 ऐसे क्षारीय धातु का नाम बताइए जो इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम होता है। यह क्षारीय धातु है और इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, और हथेली पर रखने पर पिघलने लगेगा। वो कौन सा? गैलियम और सीजियम। ठीक है, वो आपको गैलियम और सीजियम हो जाएगा। पता है धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय होती है।
बताएगा तो कॉपर में जो काला रंग होता है ये किसके कारण होता है? कॉपर ऑक्साइड के कारण। कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है, सही है। बताएगा तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी। ठीक है, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब 2-3 धातु ऐसा बताइए जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम, जिंक, लेड। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और लेड हो जाएगा आपको जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। बताएगा तो ये अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होता है ना जल में अघुलनशील होता है, ठीक है ना। 2 ऐसे मतलब धातु का नाम बताइए जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है। इसमें एनसीईआरटी इसमें बुक में दिया है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम ये दोनों जल में घुल के क्षार प्रदान करता है। एक बनेगा सोडियम ऑक्साइड और एक पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, NaOH और KOH बनाएगा। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम भी हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। बताइए तब सोडियम और पोटेशियम जो धातु है इसको मतलब कैसे संरक्षित किया जाता है? केरोसिन में डाल के। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु को मतलब केरोसिन तेल में डुबोकर मतलब संरक्षित किया जाता है, क्योंकि यह इतना तेजी से मतलब अभिक्रिया करता है कि खुला में छोड़ देने पर यह स्वतः ही आग पकड़ लेगा, इसलिए। बताया जाता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कह कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु जो है, ठीक है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। और इसके फलस्वरूप जो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और सोडियम जो है ये आपको ठंडे जल के साथ मतलब तेजी से तीव्रता से अभिक्रिया करती है। वही कैल्शियम जो है ठंडे जल के साथ मतलब धीमी गति से अभिक्रिया करती है। और बताया था मैग्नीशियम जो धातु है क्या यह ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी? मैग्नीशियम धातु ना। ठीक है, मैग्नीशियम जो धातु है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और एल्युमिनियम, जिंक और लोहा जैसा जो धातु है ना ही ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ना गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम, जिंक और लोहा हो जाएगा। बताएगा लेड हो गया आपको, कॉपर हो गया, सिल्वर और गोल्ड। ये धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना जैसी जो धातुएं होती है ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। बताएगा तब एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया इसमें HCl और HNO3 का अनुपात बताएगा? 3:1 होता है। ठीक है, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। बताएगा तो क्या एक्वारेजिया जो होता है गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है? हाँ, गला सकता है। सही है, एक्वारेजिया जो होता है गोल्ड मतलब सोना और प्लेटिनम जैसे कठोर पदार्थ को भी गलाने में समर्थ होता है, मतलब गला सकता है उसको। अगला क्वेश्चन है कि जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में दिया गया है। बताएगा तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता बताएगा तो ऊपर से 5 धातु का नाम बताएगा। ऊपर से पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम के बाद कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ऊपर से 5 धातु हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और नीचे में हो जाएगा ऐसे होता है आपको हो जाएगा एल्युमिनियम होता है, फिर 5 के बाद एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद जिंक होता है, फिर लोहा होता है, ठीक है ना। फिर आपको हाइड्रोजन हो जाता है, सॉरी लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। एक बार सुन लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है। उसके बाद जिंक, लोहा, लेड, फिर होता है हाइड्रोजन, फिर आपको तांबा, फिर हो जाता है पारा, फिर चांदी, फिर सोना होता है। जिंक, लोहा, लेड होता है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर,
फिर आपको हो जाता है HgAgAu। ठीक, HgAgAu हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तो कह रहा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से धातु में उसको आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। बताएगा तो आयनिक यौगिक जो होता है एक स्टेटमेंट है, बताना है आपको जो ये स्टेटमेंट है गलत है या सही है। आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़ा कठोर होता है, ये गलत है या सही है? आयनिक यौगिक ठोस और थोड़ा कठोर होता है। सही है स्टेटमेंट। कह कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बताइए क्या होता है? उच्च। ठीक है, आयनिक यौगिक जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बताइएगा तो आयनिक यौगिक जो होता है ये जल में घुलनशील होता है या नहीं होता है? आयनिक यौगिक जल में, ठीक है, घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक आपको जल में घुलनशील होता है तथा केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होता है, जैसे NaCl हो जाएगा। जैसे अगला स्टेटमेंट है कि बताइए आयनिक यौगिक जो है गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है या नहीं? करता है। ठीक है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बताया कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताएगा तो मतलब सक्रियता श्रेणी में ऊपर से जो 5 धातु है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इसका जो निष्कर्षण है किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। और उसके नीचे जो 4 धातु है जैसे आपको हो गया जिंक, लोहा, लेड, जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, कॉपर, इस सब का बताइएगा कैसे निष्कर्षण किया जाता है? जिंक, लोहा, लेड और कॉपर ये कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा, और सोना चांदी तो आपको मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बताया था कार्बोनेट अयस्क का जो निष्कर्षण किया जाता है ये कि इसको क्या कहते हैं, कैसे किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा किया जाता है निष्कर्षण, ठीक है ना। और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी से खनिज निकाले गए मतलब जो खनिजों में जो अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको गैंग कहते हैं। बताइएगा तो सीने बार जो है ये किसका एक अयस्क है? पारा का। ठीक है, सीने बार आपको पारा का एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि जो आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो है रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट। ठीक है, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तब कि जो कॉपर हो गया, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और सोना आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण जो है ना मतलब शुद्धिकरण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध धातु जो है ये कहाँ पर मतलब कैथोड पर मिलेगा कि एनोड पर मिलेगा? शुद्ध धातु कथी पर बोलते हैं? हाँ, शुद्ध धातु, ठीक है ना। शुद्ध धातु जो है आपको कैथोड पर मिलेगा और अशुद्ध धातु जो है एनोड पर मिलता है। मतलब धातु जैसे हो गया आपका कॉपर था, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और सोना जैसा जो धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है तो शुद्ध धातु कैथोड पर और अशुद्ध धातु आपको एनोड पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर की जो वस्तुएं हैं ये काली हो जाती है किसकी परत बनने के कारण? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है।
अब बताइएगा तो कॉपर की वस्तुएं जो हरी हो जाती है ये किसकी परत बनने के कारण कॉपर होता है? कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। बताया था लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक पदार्थ की पतली परत चढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। बताएगा था लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहिए या सतलेपन। एल्युमिनियम की परत चढ़ाएगा तो एनोडीकरण उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताएगा तो लोहे के साथ, ठीक है ना, लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक मिश्र धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्र धातु। उसको मिश्र धातु कहते हैं, सही है। बताएगा शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है मुलायम होता है या कठोर होता है? मुलायम होता है। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और मुलायम होता है। बताएगा इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? चांदी और तांबा। चांदी या तांबा मिलाया जाता है, सही है। बताएगा अधिकांशतः जो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट। ठीक है, 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई एक धातु पारा है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहेंगे? अमलगम। सही है, अमलगम कहेंगे। बताया था लगभग कितना वर्ष पूर्व जो है भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था? 1600 वर्ष पूर्व है, जो 8 मीटर ऊंचा है और इसका भार जो है 6 टन का है। बताएगा तो ये विद्युत परिपथ बनाने में या विद्युत वायर बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? परिपथ बनाने में तांबा का। ठीक है, कॉपर हो जाएगा, तांबा। बताएगा था पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? ठीक है, पीतल आपको CuZn का मतलब मिश्र धातु है। कांसा CuSn का मिश्र धातु है, सही है। बताइए तो क्या ये जो मिश्र धातु है पीतल और कांसा ये विद्युत का कुचालक है या सुचालक है? कुचालक होगा। ठीक है, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। लेकिन जो कॉपर जो है जो मतलब जो पीतल में जो पाया जाता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। बताएगा था ये बताएगा एस मतलब सोल्डर जो है Sn और Pb का मिश्र धातु है, इसका उपयोग बताइएगा। ठीक है, वेल्डिंग के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? विद्युत धनात्मक। ठीक है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाता है। बताएगा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं जो है ये कैसा ऑक्साइड बनाती है? धात्विक ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक। बताएगा अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये धातु कर्म कहते हैं। बताएगा तो अधातुएं जो होती है विद्युत की कैसी होती है? और धातु विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक या विद्युत ऋणात्मक इसमें दिया होता है, मतलब कुचालक भी होता है, सही है, ऑप्शनल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि जो अभ्यास प्रश्न है इसमें पहला तो हो जाएगा ये अभिक्रिया से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, कहें कि दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? आप समझे? जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए मतलब उस पर जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है कि जो
कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जो है जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? सही है, ये तत्व आपको कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है बताइएगा? कैल्शियम 20। ठीक है, कैल्शियम 20 है। लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न का चौथा है कि कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय ना टीन का लेप होता है, बताइएगा क्यों? क्योंकि टीन जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जो है ना जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक का उपयोग नहीं किया जिंक का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के, मतलब ये धातु और धातु मतलब जो चैप्टर है इसका। कल हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कल पढ़ेंगे। आज इतना।